ओके बेटा, तो अब आज हमारा जो नया चैप्टर है, देख इसका क्या पेज होता, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लास्ट टाइम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हुआ, अब हम जो देखने जा रहे हैं दैट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स है काफ़ी, है ना। इन सभी टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स छुपे हुए हैं, तो बड़ा चैप्टर है। कुल मिला के 3 पार्ट से मिलकर बना है। देखो ये यहाँ से लेकर प्रेशर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर तक, ये पूरा पार्ट कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मतलब थमा हुआ। ये थमे हुए पानी के प्रेशर को लेकर स्टडी होता है और कुछ नहीं। फिर यहाँ से लेकर वो वाले पार्ट तक, ये पार्ट तक, ये हिस्सा कहलाता है हाइड्रोडायनामिक्स। यहाँ फ्लूइड मोशन में होता है और उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है आपका सरफेस टेंशन। ये क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। हुआ ये है कि आपके स्टेट बोर्ड में पूरा एज इट इज़ है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मगर स्टेट बोर्ड में इसके बाद ये वाला पार्ट चालू किया उसने, फिर उसके बाद ये चालू किया उसने। मगर मैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ले रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं इससे सेकंड पार्ट को ये पहले लूँगा, फिर सरफेस टेंशन सबसे लास्ट में लूँगा। आई बात समझ में? अभी मैं आपको जो नोट्स ट्रांसफ़र कर चुका हूँ ग्रुप पर, नोट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ग्रुप पे, अभी डाला मैंने, तो उसमें आपको पहले ये मिलेगा कल, बाद में ये मिलेगा, और फिर बाद में उसके फिर आपको ये टॉपिक नज़र आएगा। क्योंकि नोट्स जो बनाया है मैंने वो स्टेट बोर्ड के सीक्वेंस में है। सीक्वेंस है, ओनली सीक्वेंस। एनसीईआरटी की सारी बातें हैं उसमें मौजूद, मगर सीक्वेंस उसका काय के हिसाब से? स्टेट बोर्ड के हिसाब से। वो थोड़ी पुरानी नोट्स है, तो इसीलिए उसमें मैंने अभी चेंज किया नहीं, वो अभी उसको मेंटेन रखा है। समझ में आया आपको? कल सभी के पास होना चाहिए। सुन लो सब लोग सुन लो, कल सभी के पास मुझे नोट्स चाहिए। जिसके पास नहीं रहेगी वो बाहर जाएगा, है ना। कल सभी के हाथ में होना मुझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला पार्ट मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा, ओके। 11.1 वाले पार्ट पे, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। और उसमें क्या हो गया, क्या मसला है, क्या डिस्कशन करना है आपको इंट्रोडक्शन में? जिसमें सबसे पहला पॉइंट मेरे सामने आएगा, व्हाट इज फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? हमारे को लगता है ऐसा, बस जो लिक्विड है उसको फ्लूइड बोलते होंगे, नहीं। मगर आपके जो कहा जाएगा हमारे एनसीईआरटी साइंस की भाषा में, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो मैं इसका आंसर ऐसा करूँगा, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो वो कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। इवन फ्लो तो गैस में भी हो सकता है, फ्लो गैस में भी होता है ना। धुआं, तुम अगरबत्ती लगाते तो उसका धुआं ऐसा फ्लो होते हुए जाता चारों तरफ, है कि नहीं। तो गैस को भी फ्लूइड ही माना जाता है, गैस को भी फ्लूइड ही माना जाता है। आई बात समझ में आपको, ये है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब ऐसा है कि जब आप फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स हम जो पढ़ते हैं थ्योरेटिकली आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। जो रियल फ्लूइड होता है और आइडियल फ्लूइड होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग इन द सेंस उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हटके होती है। तो भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? ठीक है। अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है,
मतलब ये कंप्रेस नहीं होता। एक ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइडियल फ्लूइड। और ये देखो जनरली फ्लूइड की इसी खासियत की वजह से कि फ्लूइड में कंप्रेस होने की ना कंप्रेस होने की एबिलिटी है, तो इसी खासियत के वजह से उसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, है कि नहीं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स अभी आप एक आगे जाके जो पास्कल्स लॉ पढ़ने वाले हैं वो पूरा उसी सिस्टम पे बेस्ड है। आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा आपकी बाइक में जब आपके डिस्क ब्रेक होगा, है ना, उसको हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहा जाता है। तो उसमें तुमने कभी ना कभी एक डब्बी होंगी सामने जिसमें तुम ऑयल डालते, है कि नहीं, और फिर वो दबाते से एकदम झट से ब्रेक लग जाता। हाइड्रोलिक शॉकअप्स भी होते है कि शॉक एब्जॉर्बर्स, अंदर पूरा लिक्विड रहता सिलेंडर के अंदर, ऊपर पिस्टन रहता। जब आते जैसा प्लेन विलेन का भी देखे होंगे आपने, आता एकदम ज़ोर से टकराता, धप करके उसमें से ऐसा थोड़ा वो निकलता, क्या होता है, फ्लूइड बाहर निकलता। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है पूरा वही फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता इजीली, तो इसीलिए आप क्या करते हैं यहाँ पर उसको हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक क्रेन्स होती है, हाइड्रोलिक क्रेन्स मालूम है, हाइड्रोलिक जैसे जैक होता है, जैसा आपने अगर आपके घर में कार होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि कार को अगर पंचर लग गया तो उसको जैक लगाते, और उसमें 2-3 ऐसे स्क्रू वाले जैक आते, उसमें एक जैक आता है हाइड्रोलिक जैक, उसमें कैसी डटी रहती, बस करना पड़ता है ना। और अपने आप वो जैक है ना, जिसकी घर में गाड़ी होगी उसको मालूम होगा इसके किससे कितना फ़र्क पड़ जाता करके, वो जैक यूँ पूरा वो करो, है ना, हाथ दर्द कर जाते। फिर बाद में आप बस ये हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या करना पड़ता, बस एक डंडी है उसको आराम से ऊपर नीचे करो, ज़रा सा फोर्स लगाओ, अब वो 1500-2000 किलो की पूरी गाड़ी को ऊपर उठा लेता है ना। तो ये सब फ्लूइड की इसी खासियत की वजह से आया कि वो इनकम्प्रेसिबल है। आई बात समझिए आपको। तो ये है हमारा आइडियल फ्लूइड। तो इसी के बेसिस पे हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखना है इसकी, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड पे जाता हूँ तो सबसे पहले तो यही प्रॉपर्टी आती है कि इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, ये कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता, है ना, इसमें वॉल्यूम उसका डिक्रीज नहीं होता, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, इट इज़ नॉन विस्कस, है ना। विस्कस किसको बोलते, बोलो, गाढ़ापन होता जिसमें, है ना, चिकटपन हो थोड़ा सा, जैसे शहद थोड़ा सा विस्कस है ना, तो वैसा नहीं होता आइडियल फ्लूइड, उसमें चिपटाव नहीं रहता, विस्कोसिटी बहुत कम होती है आइडियल फ्लूइड स्ट्रक्चर। या इट इज़ इररोटेशनल, इट इज़ इररोटेशनल मतलब कैसा, जब एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर के ऊपर से जाती है तो नीचे वाली लेयर या दूसरी लेयर ऐसा इस तरह से रोटेट नहीं होंगी, है ना। जनरली अगर आप देखते हैं आगे जाके एक आप जब हाइड्रोडायनेमिक्स में एंटर करेंगे, यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक और पता चलेगा, एक टर्बुलेंट फ्लो करके भी होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जो पानी की एक एक लेयर रहती है, एक के ऊपर एक से स्मूथली ऐसा ट्रैवल करती बिना कोई डिस्टर्बेंस के। मगर जब पानी में बाढ़ आता है ना, पानी में क्या आती, बाढ़, जैसे कई लोग क्या है स्विमिंग पूल में तैरते, अच्छे से तैरना सीख लेते, वो सोचते कि भाई वो तो बहुत ही बन चुके हैं अब, है ना। तो अब क्या करते, वो सामने देखते हैं अरे पानी में बाढ़ आई हुई है, चलो ठीक है बचाने जाएंगे किसी को, बोले हीरो के जैसा, वो जंप मारता, पता चलता वही गायब हो गया, है ना। क्योंकि भैया उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप जो स्विमिंग पूल में सीखे वहाँ पानी थमा हुआ था, है ना, यहाँ पर पानी बह रहा है, ऊपर से टर्बुलेंट है ना, वो पानी ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ये सब ऐसा ना, जो पानी है वो ऐसा रोटेट होता अंदर ही अंदर, तो तुम जाते उसके अंदर, वो पानी तुमको एज अ पार्टिकल बिहेव करता, तो तुमको नीचे लेके जाता साथ में, अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाता वॉशिंग मशीन के जैसा, फिर लाता ऊपर, फिर वापस अंदर लेके जाता, फिर अंदर अंदर घुमाता, है ना। एक वक्त आता तुम दम तोड़ देते, नहीं भाई कैपेसिटी ख़त्म होगी सांस रोकने की, अब फिर वहाँ पर फिर इंसान डूब जाता इसी कारण से। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एडवांस पने नहीं करने का, है ना, चुपचाप, है ना, चैन से रहने का, फालतू का। जब वो डैम दिख रहा वहाँ जाएंगे नहाने, इतना ही पानी होगा बोले, है ना, ऊपर देखा अरे इतना ही पानी
है ना, जब मारा तो है ना, सर के ऊपर का पानी। तो ऐसा नहीं कर, है ना, वो तो क्या है, तुम आगे जाके पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ के बारे में मेरी ऑप्टिक्स, वैसे ही लगता है ना। आपको लगेगा भाई अरे कुछ नहीं, बहुत कम है, 6 मीटर गया, 6 फुट गहराई, 6 बस बोल यहाँ तक ही आएगा, बस मान लो ऐसा कुछ पानी है। जो आपने डुबकी मारे 2 हाथ ऊपर पानी निकला, ऐसा अक्सर होता है। तो भैया ऐसा मत करो, कहीं पे भी ऐसे जगह पे मत जाओ, पानी के साथ खेल खेलने का नहीं। तो ठीक है, ये इर्रोटेशनल होता है। इसकी फ्लो जो होता है स्टडी होता है, इट्स फ्लो इज स्टडी। स्टडी फ्लो, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को बोला जाता है। सुकून से एक के ऊपर एक लेयर ऐसा फ्लो होते हुए जाती है, आइडियल फ्लूइड। मगर ये बात किसकी चल रही बेटा, आइडियल, है ना, कि ऐसा ऐसा जो फ्लूइड हम मान के चलते कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ अलग होती है। ठीक है, तो ये फ्लूइड के बारे में है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, है ना। फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड की खासियत क्या होता कि भैया वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है उसको आइडियल फ्लूइड कहेंगे। आइडियल फ्लूइड की क्या क्या खासियत है, वो इनकम्प्रेसिबल है, वो नॉन विस्कस है, वो इरोटेशनल है, और उसका फ्लो कैसा होता है, स्टेडी होता है। ठीक है, तो फ्लूइड के ये हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, इतना हमारे इंट्रोडक्शन में काफ़ी है। और अब अगर फ्लूइड एट रेस्ट है, फ्लूइड एट रेस्ट है, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, अगर फ्लूइड एट रेस्ट, पानी थमा हुआ है तो। अगर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। और अगर आप सिर्फ सरफेस पे ऊपर वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस पे पानी की जो सरफेस रहती है ना, तो सिर्फ उसके ऊपर की लेयर के फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, तो उस पार्ट को बोला जाता है, उस रीजन को कहा जाता है सरफेस टेंशन। ये आपको बायफॉर्गेट करने में काम में आएगा कि भैया अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, पानी फ्लो हो रहा क्या, अरे यहाँ तो पानी का फ्लो हो रहा है, तो ना ये हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट है ना ये सरफेस टेंशन का पार्ट है, ये कहाँ में का पार्ट है, हाइड्रोडायनेमिक्स का है। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है उसके हिसाब से देखो लगा के क्या लग सकता है ना। ऐसा अगर मान लो कि उसने बोला अच्छा अपन तालाब में इतनी गहराई में है, ऐसा है भाई, बताओ प्रेशर क्या होगा, तो बोले यार ये पानी तो बह रहा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं है, और ये पानी के अंदर की नीचे वाली लेयर की बात कर रहा, तो ये सरफेस टेंशन वाला पार्ट नहीं है ना। ये किसका पार्ट है, फिर हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट है। फिर हाइड्रोस्टैटिक में देखो कौन सा टॉपिक लगता है इस पर फिट बैठता। तो क्या होता है कि अपन जब भी कोई क्वेश्चन को आप अपन फेस करते तो कौन से चैप्टर का, ये कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर में कौन से पार्ट से रिलेटेड है, जैसे यहाँ 3 पार्ट्स है, किसी किसी चैप्टर्स में रहते हैं ऐसे 3 पार्ट्स, तो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, सरफेस टेंशन है, फिर हाइड्रोस्टैटिक में कौन सा वाला पार्ट है, ये चीज़ें आप क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में आपको ये, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रेशर पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेशर के अंदर मुझे क्या क्या स्टडी करना है। ये हो गया आपका, वैसे नोट्स में है सारी चीज़ें, तो आप कल इसीलिए बोल रहा नोट्स रखो, क्योंकि आपको लिखने का ज़्यादा काम नहीं होना। सभी के पास नोट्स चाहिए मुझे। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे 11.2 और आपका प्रेशर। तो इसमें क्या क्या स्टडी करना है हमको, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या है, बस डेफिनेशन उसका और कुछ नहीं इसमें। 11.2.2 प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम
11 2.3 absolute and gauge pressure, absolute and gauge pressure 11.2.4 atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है, ये प्रॉपर तरीके से लिखो ये सब चीज़ें। रफ नोट्स खुद की बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि लिखने ही नहीं आराम से बैठे रहेंगे, ऐसा भी मत करो। रफ नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवाइज करने के काम में आए आपके, है ना, शॉर्ट नोट्स टाइप में, वो बनाना है आपको। तो अभी हमको ये देखो, प्रेशर के अंदर ये 4 चीज़ें पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से 4 टॉपिक्स? कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 4 चीज़ें पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा आपके कंसेप्ट ऑफ प्रेशर पे। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज प्रेशर, है ना। प्रेशर क्या चीज़ है? ओके, तो बहुत आसान सा इसका जवाब है। क्या है प्रेशर? क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑन दैट बॉडी। तो मैं बोलूँगा फोर्स पर यूनिट एरिया acting normally on any body is called as pressure on that body। अब देखो कैसा है मामला, फोर्स से ज़्यादा घातक आपके लिए प्रेशर होता है। तुमने देखा होगा कई सारे जादूगरों को एक जादू बताते हुए, एक वो प्लेटफॉर्म लेते हैं लकड़ी का, उस पर बहुत सारे कीले ठोक देते हैं, बहुत सारे कीले ठोक देते हैं, है ना, और उस पर वो लेट जाते। आपने वैसे गाड़ी चलवाते हैं, वो क्या करते हैं, बोले देखो, बोले मैं कितना टफ हूँ, मैं ना, मेरे को कुछ नहीं होता। उसको बोलना तुझे अगर टफनेस बताना ही है, एक ही कीला लगा के लेट। अगर टफनेस बताना है, एक कीला लगा और उसके ऊपर लेट जा, है ना। गाड़ी भी तेरे को चलाने की जरूरत नहीं है, बस लेट जा उसके ऊपर, ऐसे वजन तेरे बॉडी का दे दे, तब पता चल जाएगा तो कितना टफ है ना। तो मेन बात क्या है, वो हम सबको बना रहा है बस। अरे भैया, यहाँ पर क्या है कि जब उसी पूरा पर्सन वो लेटा तो पूरा वेट जो है पूरे किलो पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, है ना। तो उतना प्रेशर थोड़ी पड़ रहा बॉडी पे उसका, उसको थोड़ी कुछ होगा ऐसा। अगर आप खड़े भी हो जाए इस पर ऐसा, इन केस अगर ये लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे बारी बारी मैं बहुत सारे कीले लगा दिया होता, शूज़ उतार के अगर मैं खड़ा हो गया होता उसके पर, मैं कुछ नहीं हुआ होता, है ना। कि लड़के लोग धंधे करते रहते ऐसे, है कि। अब मुझे याद है अच्छे से, ड्यूरिंग माई यंग एज, मैं हमारे जो मेरा घर था इनके पड़ोस में, तो वहाँ पर तो जो सामने थोड़ा सा एक बालकनी ऐसे निकली थी, तो वहाँ ऐसे सीके निकले हुए थे 4। आज वो कॉलम बन गया, है ना, वो तुम्हारे को अब नहीं पता चलेगा। तो वो सामने ऐसे 4 कीले, सॉरी कीले हो रहा, वो सीके निकले थी, वो कॉलम के रहते ना सीके, है ना। अब हम लोग क्या करते थे, जबरदस्ती दोनों पैर रखते थे उसके ऊपर, 2 सीकों पे इधर, 2 सीकों पे इधर, यूँ बैलेंस करना। हर किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना। एक बार मुझे यहाँ पूरा ऐसा घसते हुए गई थी वो, अच्छे से पूरा, जब मैं हुआ, है ना, तो इसकी जीजा नहीं कर रहा था, दोस्त है मेरा, करके डराया उसे, है ना। मेरा बैलेंस आउट हुआ, पूरा गया, तो पूरा पैर ऐसा जब नीचे गया दब करके ऐसा, तो पूरा यहाँ से ऐसा पूरा ऐसा खरोचते हुए चला गया। ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन ज़ख्म था, काफ़ी लंबा चला था वो, मगर ये सब तमाशे करते रहते। अब ऐसा है कि मैंने वो 2 सीकों पे खड़ा हुआ एटलीस्ट, है ना। अभी करूँगा तो और मुश्किल हो जाएगा, 2 क्या 4 भी मेरे को संभाल नहीं पाएंगे, वजन बढ़ गया, है ना। तो अब ऐसा है कि अगर मैंने वही ट्राई 1 पर किया होता तो भैया कुछ और मामला होता अभी, है कि नहीं। तो भैया ऐसा है कि आप जब किसी मतलब क्या है, इतने सारे किलो पर अगर आप खड़े हैं, लेटे हैं,
तो पूरे इस पे आपका क्या हो रहा है, इतना सारा एरिया आपको मिल रहा है, इतना सारा एरिया आपको मिल रहा है, पूरे एरिया में आपका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं अगर आप देखेंगे, है कि नहीं, यहाँ पर एक ही किले पे तो पूरा वेट एक ही जगह पड़ रहा है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर कहा जाए कि जैसा मैं अगर कहा करूँ, कोई ऐसा पर्सन है, उसके पैर पे मैंने पैर दे दिया ऐसा, है ना, उसको लगेगा हर्ट होगा, है ना। मगर वही अगर जैसे किसी लड़की ने जिसका वजन कम है, मगर उसकी बारीक सी हील है, और उसने हील के साथ ऐसा पैर दे दिया उसके पैर पे, है ना, हालांकि उसका वजन कम है, उसका 30-40 किलो का वजन होगा, है ना, बंदे का होगा 80-90 किलो, मगर उसका इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे पूरा ऐसा पैर दिया। मगर वहीं लड़की ने वो हील से अगर उसने वजन दे दी, ऐसा खड़े होगी पैर के पास ऐसा यूँ करे, तो भाई आप जस्ट इमेजिन करो, है कि। अब यहाँ पर क्या, तो प्रेशर बढ़ा, किस वजह से, है ना, वो लड़की तो पतली थी, दुबली पतली थी, मगर उसका जो छोटा था एरिया क्रॉस सेक्शन, तो छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पूरा 40 किलो का वजन, है ना। और वहीं अगर मेरा पूरा शूज़ अगर मैं देखूंगा, मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शूज़ का काफ़ी बड़ा है, अगर मैं मास का डबल भी हूँ, मैं 40 की जगह 80 किलो का वजन है मेरा, फिर भी वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हार्डली एक इतने से पॉइंट पे 10 किलो का वजन आया होगा या 5 किलो का वजन आया होगा, है ना। वहीं इतने से हील पे कितना पूरा 40 का 40 वजन आ चुका था। तो इसी वजह से एरिया छोटा होने की वजह से घातक हो जाता है आपका प्रेशर, है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंजेक्शंस में वही खेल तो है आपका। इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन का आपने देखेंगे सिरिंज जो पूरा इस तरह से नोकीला, है ना, इस तरह से रहता ना, वो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता, फिर, है ना, सारा खेल प्रेशर का ही रहता, वो पूरा ऐसा बराबर इंसर्ट करते, है ना। आप अगर ऐसा मारेंगे तो एक अलग चीज़ है, उसमें फिर ये ऐसा बराबर बारीक से बारीक पॉइंट को आप टच करके, वो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उसके अंदर बराबर धीरे धीरे हो, है ना, बारीक से बारीक पॉइंट को टच करके आपको इंजेक्ट करते, पता नहीं चलता, किसी कब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो भैया ऐसा है कि अगर मान लो आपको इंजेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा इंजेक्शन इस्तेमाल किया, तो अब क्या होगा, है ना, पहले पूरी बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कैसा, ये था पॉइंट बारीक। अब ये देखो क्या है कि बारीक होने की वजह से यहाँ क्या होगा कि आप छोटे से पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स, तो बहुत इजीली पेनिट्रेट करके चला जाएगा, इजीली आपके वो जो आपका कहा जाएगा स्किन है उसे पेनिट्रेट करके अंदर एंटर हो जाएगा, है ना, कम फोर्स में आप देखिए, क्योंकि हाई प्रेशर जनरेट हो रहा। अब अगर वो ब्लंट रहा, किसी को तुमसे खुदना सही, और तुमको उसने क्या किया, ऐसा घसे हुए इंजेक्शन से दे दिया, तुमको ताकत लगा के, है ना, घुसाना पड़ेगा उस चीज़ को। नहीं बोलते ना, वो उसको भैंस का इंजेक्शन आता है इतना मोटा, है कि तुमने कभी देखिएगा उसको, वो सीधा यूँ मारता हो, है कि। तो खैर आपको समझ में आएगा प्रेशर क्या होता, तो इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं कहूँगा ठीक है भाई, इसका SI यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अदर कॉमन यूनिट्स, जैसे 1 बार, एक बार करके भी आता प्रेशर नापने का, इट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टॉर 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टा पास्कल 100 पास्कल के बराबर। हेक्टा बोले तो 100 के होता है, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि प्रेशर नापने के लिए अदर और यूनिट्स होते हैं, इनमें से ही कुछ है। और प्रेशर जनरली आपके एक सेंटीमीटर ऑफ Hg के नाम पे भी ऐसा नापा जाता है। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। अक्सर नापा जाता है कि भैया यहाँ प्रेशर कितना है, तो आप बोलते हैं 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, है ना। अब ये क्या चीज़ है, क्या ऑल ओके, दिल को क्यों घस रहा भैया, है ना। तो एक इस तरह से भी नापा जाता है। फिर डायमेंशन अगर हम बात करेंगे,
m1 l-1 t-2, ये आपका डायमेंशन आएगा इसका। आई बात समझ में? तो ये प्रेशर के बारे में बेसिक सी बातें, कोई खास बात नहीं थी, बस एकदम इजी बातें थी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स है। सब लोग ध्यान दे बेटा इधर। A 50 kilogram girl wearing high heels shows balance on a single heel. Full stop. The heel is circular with a diameter of 1.0 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the floor? What is the pressure exerted by the heel on the floor? अब बहुत आसान सा है। यहाँ पर जैसा कि मास दिया है लड़की का 50 किलो, ठीक है, और रेडियस ऑफ द, रेडियस नहीं, डायमीटर ऑफ द हील क्या है 1.0 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स रेडियस क्या होगा 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। अब उसने पूछा कि भैया अब वो लड़की क्या कर रही, ऐसे बैलेंस बता रही है, एक हील पे खड़े रह गए ज़बरदस्ती, है ना। तो अब ऐसा है कि भैया उसमें कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी वो फ्लोर पे, वो दिखाना है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना आएगा। देखो P इज इक्वल्स टू फोर्स मास, या पहले मैं फोर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ mg/πr²। तो m कितना बेटा 50, g की वैल्यू 9.8, पाई को अभी पाई ही लिखता हूँ मैं, और r का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। प्रेशर ये 2 का स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा और वह 4 बन के ऊपर जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 को चलो 10 ले लेता हूँ मैं, 4 और -4 भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, और बचा क्या पाई। पाई क्या होता है 3.182 या 3.187 बोलते हैं। तो अब ये हो जाएगा 5 4 20, 20 के बाद 2 0 लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2000। तो 2 इंटू 10⁻⁷ और 1/π होता है 0.3182 या 3187 एग्जैक्ट होता है, 3182 भी बोला जाता है। तो 0.3187, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता, करो पूरा मल्टीप्लाई। हाँ बोलो कितना आ रहा, 0.6374 10 का पावर 7, यानी कि 6.374 इंटू 10 का पावर 6
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा और अच्छे से बताने के लिए 63740 60 ना 1 2 3 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फील बताने के लिए। अब फील करो क्या, अब ऐसा है कि एक लड़की जो है ऐसा हील पर ऐसा खड़ी है, लड़की का मास कितना है 50 किलोग्राम, उसका वेट हो जाएगा 500 न्यूटन। कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। मगर वो ऐसा फील होगा कि किसी ने 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 मीटर इतना होता है, लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, मतलब ये समझो ये अराउंड थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म से थोड़ा बड़ा यहाँ तक और यहाँ तक, इतने चौकुट एरिया में किसी ने इतना वजन डाल दिया है। कितना 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 37 लाख 4,000 नहीं 6 करोड़ नहीं हो रहा, हो 63,74,000 हो रहा। तो किसी ने इतने उसमें 63,74,000 न्यूटन का वजन डाल दिया। इतना वजन फील होता उसको, है ना। बात समझ में आ रही है? कितने की वो 50 किलो की, है ना। उस बस वो हील पे जब खड़ी ऐसा, तो ऐसा लग रहा है कि इतने जगह पर किसी ने इतना न्यूटन का वजन, है ना, 63,74,000 न्यूटन या 6,37,400 किलोग्राम। किलोग्राम में एक जीरो निकालना पड़ेगा, न्यूटन में एक जीरो जोड़ना पड़ेगा। इतना वजन कभी किसी ने वहां पर रख दिया है उसके ऊपर। बात समझ में आ रही? तो ये प्रेशर एक छोटे से एरिया में, है ना, बस एरिया छोटा होने की वजह से कितना बढ़ गया वो। समझ में आया ये? दैट्स इट। चलो एक और, बातें नहीं। ये भी एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन, द टू थाई बोन्स femurs each of cross sectional area 10 centimeter square support the upper part of a human body of mass 40 kilogram, average estimate the average pressure sustained by femurs। अब फीमर बोन बोले तो कौन सा आ जाता हो? थाई बोन। अब ऐसा है कि अगर मैं कहूँ थोड़ा रफ स्ट्रक्चर का बनाते हैं अपन, ये फीमर बोन, फिर नीचे का, फिर ये, है ना। हम बात करें इसकी, इसको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब इस फीमर बोन पे, दोनों फीमर बोन पे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का क्या पड़ रहा है, पूरा वजन पड़ रहा है ना। अब वो दोनों बोन पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, एवरेज प्रेशर, ये हमको पता लगाना है ना। अब देखो कैसा है, जो पूरी बॉडी का प्रेशर होगा वो दोनों बोन्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर मास कितना अपर बॉडी का, तो मास जो है अपर बॉडी का वो है 40 किलोग्राम्स,
अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी दिया है उसने। एक बोन का कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 बोन का एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ए। अरे एक हड्डी का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, वहाँ पर कितनी बॉडी हड्डियाँ, दोनों 2 हड्डी मिलकर समा रही, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला वही F/A, ए नेट होना चाहिए mg/a नेट। तो 40 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 ले लो, ए नेट कितना है आपका? 20 × 10⁻⁻⁴, 1 ज़ा 2 ज़ा इधर जाएगा, तो 20 × 10⁻⁴ है ना, या 2 × 10⁵ पास्कल्स, ये आएगा प्रेशर 2 × 10⁵ पास्कल्स। तो एक हड्डी पर कितना पड़ रहा है प्रेशर? 2 × 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए अगले पॉइंट पर, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। इधर ध्यान दो। देखो कुछ महीने पहले या शायद से 1 साल पहले की बात है ना, एक हादसा हुआ था पानी के अंदर, है ना, एटलांटिस करके कुछ, तो भी शायद से एक सबमरीन था, उसके अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज मतलब अरबपति लोग थे, टाइटैनिक देखने गए थे, और वहाँ पर जब समंदर की गहराई में गए तो वहाँ पर इम्प्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन नहीं, क्या बोलेंगे, इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन बाहर की तरफ होता है, फटता है ना, जो दब जाता है एकदम से, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लोजन। अब अगर पानी है इस बॉटल में, ये तो बताता था आपको, अगर मैं सांस खींच लूँ, पानी से अंदर खींचूँ हवा को, तो पिचक जाती ना बॉटल पूरी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लोजन। तो ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए थे, और वो सबमरीन जो है उसमें कुछ फॉल्ट्स थे जिसको नज़रअंदाज किए थे। क्योंकि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते हैं ना, तो पानी का प्रेशर, पानी का जो वज़न पड़ता है अपनी बॉडी पर, वो बढ़ते चले जाता है। अगर कभी बाई चांस आपने स्विमिंग किए होंगे, करे कभी से स्विमिंग, है ना, तो जब स्विमिंग करते तो जब पानी के अंदर जाते सांस लेने में दिक्कत जाती है कि नहीं? इवन अगर आप आप इतनी गहराई में चले जाओ और वहाँ सांस लो, तो आपको ऐसा करके सांस लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पानी का प्रेशर लगता है आपके लंग्स पे। नॉर्मली लंग्स क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा जब मैं इनहेल कर रहा, है ना, और जब मैं एक्सहेल कर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। अब जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का वजन पड़ता है आपकी बॉडी पे, वो लंग्स को उतना एफिशिएंटली एक्सपांड होने नहीं देते, है ना। और ये प्रॉब्लम आगे चली जाती है कि जब और गहराई में जाते हैं आप, भले ही आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, भले ही आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, अगर मान लो वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जस्ट एक सादा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है, तुम सोच रहे कि भैया मैं ये बड़ा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर ले गया मगर सादा वाला हाई प्रेशर नहीं है, और पानी की एकदम गहराई में चले गए। अब तुम बोले भाई जरूरत पड़ी तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को लगा लूँगा, मास्क ये ऑन कर दूंगा नॉब। तुम गए पानी की गहराई में, है ना, ओपन कर डाले, मगर उसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रही वो हाई प्रेशर से नहीं आ रही, तो खींचने की कोशिश करोगे मगर तुम्हारी ताकत ही नहीं आएंगी अंदर खींचने की, और उसमें इंसान मर जाता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड हाई प्रेशर वाला ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है, जो एकदम प्रेशर से आपको मालूम, आपके लंग्स में कैपेसिटी नहीं है एक्सपांड होने की, वो प्रेशर से आपके नाक के अंदर ऑक्सीजन को, पूरा नाक जो भी होगा मुंह, ऑक्सीजन को अंदर थ्रो करता है, जिससे ऑटोमेटिक फिर लंग्स एक्सपांड होते हैं, और फिर पूरी बॉडी में वो जो है आपके, है ना, पूरा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो इतना घातक होता है। सबमरीन में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं सबमरीन में, तो उसमें बहुत घातक की सिचुएशन आती है कि जब वो पानी में चले आते हैं, सबमरीन पूरा अंदर चले आती है किसी इंसिडेंट की वजह से, तो क्या होता है कि भाई अब अगर हमारे सोल्जर्स को बाहर निकलना है, भले ही वो एक मान लो अंदर अभी सेफ है, उनके पास सारे गैजेट्स है बाहर निकलने के लिए, मगर ये आसान बात नहीं होती है बाहर निकलना। क्यों मालूम क्या? कि वो पानी की गहराई में, काफ़ी गहराई में, कोई शायद 1 किलोमीटर नीचे, कोई 2 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर सबमरीन। अब जब वो बाहर निकलेगा, जैसे ही वो नॉच खोल के बाहर निकलेगा, पानी का प्रेशर पूरा उसकी बॉडी पे पड़ेगा, है ना। अब पानी का प्रेशर अगर पूरी बॉडी पे पड़ा तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए, इनहेल करने के लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो देखो कितना ख़तरनाक होता है ये पानी का प्रेशर।
है ना। अगर आपने देखे होंगे एक मूवी आया था गाजी अटैक करके आई थी, है ना, एक मूवी जस्ट एक बनी थी अपनी नेवी नेवल उस पर आई थी, वो जो पाकिस्तान की जो गाजी करके एक सबमरीन थी, उसको किस तरह से डुबाए थे हमारे इंडियन सबमरीन ने, तो उसके ऊपर बनी थी मूवी। तो उसमें एक बताया था, एक बहुत ज़बरदस्त बताया था एक फिनोमिना कि बोले पानी के प्रेशर को देखने के लिए, वो लोग कैसा देखने के लिए हम कितनी गहराई में, तो वो सोल्जर्स क्या करते थे कि सबमरीन के दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक एक धागा बांध देते थे, और जब वो देखते एकदम टाइट धागा है, मगर जैसे जैसे वो गहराई में जाते तो प्रेशर की वजह से सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट होती, तो धागा लूज पड़ता। तो वो बताता हो जैसे वो एकदम गहराई में नीचे 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 नीचे, तो देखते वो लोग ऐसा कि धागा पूरा ऐसा लूज हो गया, मतलब सबमरीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी लीकेज हुआ काम हो जाएगा, इम्प्लोजन हो जाएगा। तुम सोचो इतना डेंजरस उस पर काम करते हो लोग। तो अब ऐसा है कि ये सिचुएशन हम देखते हैं कि देखो पानी के प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो एक पॉइंट पकड़ा मैंने जो पानी के अंदर h गहराई के अंदर है, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि यहाँ प्रेशर कितना होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता हूँ जिसमें ये लाइन एक एक्सिस की तरह काम करेगी। तो मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। मैं कहूँगा चलो ठीक है, पॉइंट P पे जब आपको प्रेशर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फॉर्मूला तो ये है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बोले तो क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर कॉलम, वेट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम, ये जो वाटर कॉलम आपने इमेजिन किए उसका वजन, उसमें पानी जितना भी है उसका वजन। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये मान लो ये वाटर कॉलम जिसकी हाइट h है, जिसके नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो ऊपर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, a, शुरू से लेकर आखिर तक यूनिफॉर्म होता है। तो मैं कहूँगा मास को क्या लिख सकते हैं आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, अपॉन a। वॉल्यूम बोले तो किसका वॉल्यूम, ये जो आपने इमेजिनरी सिलेंडर बनाए पानी के अंदर वो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते, एरिया इंटू हाइट इंटू एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। फिर एरिया और एरिया क्या हुआ, कैंसल, तो फिर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन के रह जाएगा, h rho g। वो याद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आया था, है ना। तो ये है प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, ये सिर्फ किसका प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, है ना। आया समझ में आपको, ये समझ में आया ना। तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। अब ऐसा है कि ठीक है, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम आया, अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रेशर आता होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखना हमेशा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो तुम काफ़ी 1 किलोमीटर नीचे चले गए, 1 किलोमीटर समंदर के अंदर आप नीचे चले गए, तो आपके बॉडी पे कितना प्रेशर आएगा, हाइट कितना गया 1 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ है ना, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी, तो वो भी 10⁻³ होता है, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में 10, तो 10⁻⁷ है ना, या फिर मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁻⁶ किलोग्राम वेट, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये सोचो, ऐसा फील होता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर 1 मीटर ऐसा, एक लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी जगह पे किसी ने 10⁻⁶ 10 लाख किलो का वजन रख दिया है। इतना वजन फील होता है 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर पानी की वजह से, सिर्फ पानी की वजह से। अभी तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है ना। अब तुम ये सोचो, ये सिर्फ 1 किलोमीटर के नीचे का बात हो रही है ना। मरियाना ट्रेंच नाम सुने हैं ना, कितना किलोमीटर नीचे है, अराउंड 11 किलोमीटर नीचे है ना। तो मरियाना ट्रेंच जो कि 11 किलोमीटर नीचे है, इससे 11 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, वहाँ कितना प्रेशर होगा, है ना। इसीलिए मसला ये है, इतने हाई प्रेशर होने की वजह से मरियाना ट्रेंच के बारे में बहुत कुछ अभी तक अपन नहीं जानते। वहाँ पर कैसे अब जो अपन बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है समंदर में हम लोग जो मछलियाँ ये वो सब देखते हैं ना,
हार्डली अपन ने 20 से 25% मछलियों को अभी तक तो मरीन लाइफ को एक्सप्लोर किया है। 75% मरीन लाइफ अभी भी अननोन है। वो क्या है, कैसी दिखती है, क्या है, वो हम नहीं जानते। मरियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा, बोलते इंसान चांद पे ज़्यादा गया, मरियाना ट्रेंच पे इतना कम गया उसके मुकाबले। तो इतना गहराई में, क्योंकि अगर मसला क्या है, तुम कोई भी कैमरा कुछ भी ले जाने की कोशिश करोगे, उस पर वज़न कितना पड़ेगा, है ना, उस पर वज़न कितना पड़ेगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ है ना, 10 लाख किलो का वज़न 1 मीटर स्क्वायर पे। अब भाई अगर मान लो कि एक मशीन बनाए आपने, सबमरीन बनाए ऐसी, जिसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है कि नहीं, वो पानी के अंदर जा रही है पूरा गैजेट वैजेट लेकर, कैमरा वैमरा जैसे लेके जा रही है, तो अब तुम ये सोचो उस पर कितना वज़न पड़ रहा है। 1 करोड़ 10 लाख किलो का वज़न मामूली है क्या? कोई संभाल पाएगा इतना वज़न? है ना। इसी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो वहाँ जाते हैं नीचे, है ना, तो वहाँ पर सक्सेसफुल मिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी गहराई में कोई मशीनरी अभी तक जा नहीं सकी। तो इसीलिए बहुत कुछ हम मरियाना ट्रेंच के बारे में नहीं जानते, उससे ज़्यादा हम लोग जानते हैं स्पेस के बारे में बोलते हैं। खैर, तो देखो ये आपने देखा एक बेहतरीन सा फिनोमिना जो कि वाटर प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम पे बेस्ड है। आई बात समझ में? समझ में आया? थोड़ा फील आया उस चीज़ को लेकर कि कितना प्रेशर होता है ना। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम तो कॉन्सेप्ट आ गया। अब ऐसा है, मुझे एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर बताने के लिए मैं एक काम करूँगा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेता हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए ये नॉलेज थोड़ा सा होना ज़रूरी है। तो पहले मैं ये लेता हूँ, फिर उसके बाद में अपन इस पे जाएंगे। ये आपने नोट नहीं किए थे क्या? कर डाले थे ना? पहले मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा हूं। ठीक है, सी लेवल, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर at any point can be defined as the ratio of the weight of column of air of unit cross sectional area extending, क्या हो गया, from that point to the top of atmosphere, to the top of atmosphere। ठीक है। अब ऐसा है, आप देखो यहाँ सिचुएशन को,
यहाँ पर मैंने एक बताया, थोड़ा डायग्रामेटिकली बताया है कि ये सी है, और इस लेवल को, जो समंदर की लेवल होती है, उसे क्या कहते हैं, सी लेवल। तो देखो एक पर्सन है जो ज़मीन पे खड़ा है, मगर सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है, 0, मतलब वो एक्चुअली कहाँ खड़ा है, सी लेवल पे। जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे तो हमारी हाइट बढ़ते जाएगी। हम देखते हैं कि हमारे आसपास पूरा का पूरा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, अदर किस्म के गैसेस, ये सब आसपास मौजूद है हमारे, ये सब आसपास हमारे मौजूद है, और ये पूरा ऊपर तक एक्सटेंड करते हैं। इनकी ऊंचाई होती है अराउंड, अगर सी लेवल से अगर गिनी जाए तो सी लेवल से अराउंड इसकी जो ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर्स के आसपास होती है। अराउंड कितना, 8 किलोमीटर ऊपर तक ये सारी टाइप की जो गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब आपको मिलेंगे। अब ये सब के सब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से हटकर रहेंगे क्या, नहीं, इन सब पर भी क्या पड़ने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा। अर्थ की ग्रेविटी इन सबको क्या करेगी, सेंटर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से इन सभी पूरे पार्टिकल्स का वजन पड़ता है ज़मीन पे। जैसे कि अगर मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया, वंस अगेन यहां पर भी एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया मैंने, एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का है। अब ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैसेस का जो वेट है वो कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, इस पर्सन पे, है ना, इस जगह पे पड़ेगा। तो अब ये पर यूनिट एरिया जब हम लेते हैं, वेट पर यूनिट एरिया जब हम लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है। अब अगर हम देखेंगे कि इस लेवल पे, एट सी लेवल, एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जिसे मैं PA से या P0 से इंडिकेट किया जाता है, कभी PA तो कभी P0 से इंडिकेट किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप कहते हैं 1 ATM। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, 1 ATM। इसको कहा जाता है नॉर्मल प्रेशर भी कहा जाता है। इस वैल्यू को क्या कहता है, नॉर्मल प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रेशर। मैं यहां लिख देता हूं आगे, द प्रेशर of the atmosphere at sea level is called as normal pressure, is called as normal pressure। तो देखो ऐसा है, ये पूरा प्रेशर पड़ रहा है हम पर, हमारे आसपास के वातावरण का, हमारे आसपास के गैसेस का, ये पूरा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है हम पर। और इसी वजह से ये प्रेशर से जो ऑक्सीजन है हमारे अंदर, नाक के अंदर घुस रही है ना। हम लोग को बहुत कम एफर्ट लेना पड़ रहा है ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, क्योंकि ये प्रेशर से, हाई प्रेशर से हमारे नाक के अंदर घुस रही है। अब इन केस अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊंचाई पे चले जाता हूँ, मान लो आप लद्दाख चले गए, कश्मीर वाले रीजन, वैली रीजन चले गए, तो आपकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ आ जाते हैं, पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। आपने चिखलदरा बोले तो वो पहाड़ी इलाका नहीं माना जाता है, वो छठकबर का पहाड़ ही है ना। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो रहते, 8-8, 10-10 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ रहते, वो 6-6 किलोमीटर, ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा रहती। तो वहाँ अगर आप चले जाएंगे तो तुम ये बात देखो, अब क्या, अब हार्डली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऑक्सीजन का स्ट्रेच बचा होगा, है ना, एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्रेशर है आपके एटमॉस्फेयर का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारे लंग्स क्या है, हैबिचुअल है कि भैया हम ये इस लेवल पे हमारे, क्योंकि हमको आदत है ना, आयता मिल रहा हमको, ऑक्सीजन अंदर जा रहा, हमको इसकी आदत पड़ी हुई है। तो जब हम यहाँ जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, तो आप प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाते, फिर प्रॉब्लम आती है, डिजीनेस, है ना, मतली क्या है, हेलुसिनेशन, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें होती है।
तो वहाँ पर फिर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगता, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर आप लगा के थोड़ा सा इनहेल करते रहते, है ना। वहीं अगर वहीं के लोकल अगर आप देखेंगे, वो लोकल लोग वहाँ के हैबिचुअल रहते, उनको उतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन इनहेल करने की आदत है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो पहाड़ चढ़ना बिंदास बिना कोई गैजेट वैजेट के डायरेक्ट बस वहाँ पे बोझा उठाए, हाँ चलो बोले, उनको आदत है वहाँ की। मगर अपन कैसे भैया, अपने को आदत नहीं है वहाँ की, अपने को इस प्रेशर की आदत पड़ी हुई है। हाँ, उनको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती, ऐसा नहीं है कि वहाँ उनके लिए सब जगह ईजी नहीं, उनको यहाँ प्रॉब्लम होती है ना। क्या है, जैसे एक जनरली रिक्रूटमेंट का मैं देख रहा था पहले, आर्मी रिक्रूटमेंट जो होता है ना, तो उसका एक मैं देख रहा था, एक उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो एक रनिंग करके जाना था, तो उसमें से एक बंदा जो आया था रिक्रूटमेंट के लिए, वो लद्दाख रीजन से आया था, पहाड़ी एरिया से। अब वो हायर एरिया है, उसको लो प्रेशर पे ऑक्सीजन इनहेल करने की आदत है। अब जब वो रनिंग करने लगा तो उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगी, क्योंकि उसकी लंग्स ज़्यादा वर्क करते थे, है ना। अब मेरे मान लो कि मैं भाग रहा हूँ, तो मेरे लंग्स इस तरह से वर्क कर रहे होंगे ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, मगर उसकी लंग्स की आदत है ज़्यादा वर्क करने की ऑक्सीजन की। उसको मालूम है, उसको जहाँ नेचुरली उसको जो ऑक्सीजन मिलता था वो लो प्रेशर पे मिलता था, तो उसके लंग्स क्या करते थे, एक पर्टिकुलर वर्क होने पे, बॉडी का एक्सर्शन होने पे, वो जैसा आप लंग्स ज़्यादा एक्सपांड, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते थे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब वो भागने लगा वहाँ पे, तो जब वो रनिंग करने लगा तो उसके लंग्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया, बहुत ज़्यादा, उसकी हार्ट रेट बढ़ गई उसकी वजह से, है ना, और बहुत ज़्यादा वो कोलैप्स होकर वहीं गिर गया, तो उसको मेडिकल एड देना पड़ा। तो फिर डॉक्टर ने वही बता रहे थे उसके अंदर, इसका रीज़न बोले ये है कि बोले वो जहाँ से आया है वो लो प्रेशर रीजन है, उसको वहाँ ब्रीथ करने की आदत है, और यहाँ पर ये रीजन जो है वो हाई प्रेशर रीजन है, इस वजह से इसको मुश्किल जा रही है। अरे वो समझ में आपको, तो इससे इतना फ़र्क पड़ जाता है। ओके, समझ में आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। चलिए लिख लीजिए, फिर कर लीजिए कॉपी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एक और लिखना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये चीज़ें बताऊंगा, ये मर्क्यूरी कॉलम है, मतलब मर्क्यूरी बैरोमीटर में उसकी वैल्यू आती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लिख लो। चलिए बेटा, अब हमारा अगला पॉइंट हमें जो देखना है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। इधर ध्यान दो बेटा। मान लो कि मैंने क्या किया, अगेन फिर से एक लिक्विड का कॉलम लिया हुआ है, और मैंने कहा कि भैया, ये सर लिक्विड का कॉलम नहीं, मैंने एक लिक्विड कंटेनर लिया है, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया से P। ओके, और मुझे यहाँ पर प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ओके, लेट दिस पॉइंट बी P, और मैं देखो एक पर्टिकुलर और पॉइंट यहाँ भी लेता हूँ मैं, इधर ध्यान दो बेटा, और यहाँ पर फिर मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया, सच दैट कि ये जो लाइन है उसका क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि सॉरी, उसका एक्सिस बनेगा, नॉट क्रॉस सेक्शन, एक्सिस बनेगा। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और जो हाइट है वो h है। तो मैं कहूँगा ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैं ये देखूँगा कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो मैं बोलूँगा देखो, ये जो वेट है वाटर कॉलम का, वेट है वाटर कॉलम का, तो बोले वो फोर्स लगेगा। दूसरा, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है वो देख रहा हूँ पॉइंट P पे। दूसरा देखो, जब क्या होता है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जब यहाँ खड़ा हूँ और मैं अपना वेट उस पर डाल रहा हूँ, तो सामने वाला नीचे वाला फ्लोर मुझे क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन।
और वो मेरे वेट के बराबर होता है, और साथ ही साथ उसको नीचे वाले पार्ट से, जो नीचे का जो लिक्विड है, नीचे जो लिक्विड है वो भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर जो इस कॉलम के ऊपर वाला सेक्शन है, इस कॉलम के ऊपर वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन का भी जो यहां जो पानी है, बात समझ रहे ना, ये जो पानी है यहां का, इसका भी वजन उस पर पड़ रहा होगा, है ना। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, पानी का जो ये सेक्शन है वो फोर्स लगा रहा है F1, पानी का ये सेक्शन जो कॉलम है उस पर फोर्स कितना लगा रहा है, F1। नीचे का जो सेक्शन है ये उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है F2। ओके, मान लिया। और आपका ये जो कॉलम है इसका खुद का जो वेट है वो नीचे लग रहा है आपका mg। ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो कौन सा पार्ट है, ये हाइड्रोस्टैटिक, मतलब पानी अपनी जगह थमा हुआ है, कोई भी पार्टिकल इधर से उधर हिल नहीं रहा। मतलब ये पूरा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, यानी ऊपर लगने वाले से सारे फोर्सेस नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस से कैसा है, बैलेंस्ड है। आया ना समझ में। तो इन दैट सिचुएशन मैं ये कह सकता हूं कि एट पॉइंट P है ना, जो सारे फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं F1 प्लस mg, ये किसे बैलेंस कर रहे हैं, F2 को बैलेंस कर रहे हैं। F2 बोले तो क्या, इस पॉइंट P को जो फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना अपन किसी भी चीज़ का, जैसे मैं पॉइंट P2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँगा, मान लो ये पॉइंट P का सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं बोलूँगा क्या आएगा, तो देखो भाई F2 फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, साथ में F1 फोर्स भी लग रहा है उसको नीचे की तरफ, है ना। जनरली इसको ऐसा बनाते हैं अपन कि भाई F1 नीचे, mg नीचे और F2 ऊपर की तरफ। और ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस, नीचे वाले लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गया। अब ऐसा है कि क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मगर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, मान लो वो कितना होगा, P2, है ना, सॉरी हाँ चलो ठीक है, प्रेशर क्या होगा, P2। फोर्स को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए लिख सकता हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो मान लो P1 होगा, तो तुमको नहीं लगता F1 की जगह आप P1 इंटू ए लिख सकते हैं? अरे हाया ना बोलो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर P2 है तो मैं F2 को P2 इंटू ए लिख सकता हूँ। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर प्रेशर P1 है तो F1 को P1 इंटू ए लिख सकता हूँ। बोले बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिखो फिर यहाँ पर, तो P1 इंटू ए प्लस mg इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए। अब देखो mg को क्या लिखने वाला हूँ मैं, P1 इंटू ए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, P2 इंटू ए। P1 ए डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इंटू एच इंटू जी, P2 इंटू ए। अब क्या करो बेटा, यहाँ से एरिया कॉमन निकाल के कैंसिल करो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P1 प्लस एच रो जी, बेटा पहले देख लो बाद में लिखते बैठना, इज इक्वल्स टू P2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एच रो जी। क्या रहेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू एच रो जी। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, ये NCERT का पॉइंट है, स्टेट बोर्ड में नहीं है। अगर मैं पानी के अंदर बीच में हूँ, ये जो कॉलम है पानी के बीच में कहीं तो भी है, ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, समझ में आ रहा क्या? ये कॉलम जो मैंने इमेजिन किया कहाँ पर है, अंदर कहीं है, ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है। तो मैं ये कहूँगा अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जो पानी के अंदर है वो ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर है पानी में वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। ये पूरा पानी के अंदर है मगर ये ज़्यादा गहराई में है, ये कम गहराई में है, तो यहाँ प्रेशर ऑफकोर्स ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो डिफरेंस इन प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स ऑफ द वाटर कॉलम, कि 2 पॉइंट्स में जब मैं प्रेशर का डिफरेंस निकालूंगा तो वो हमेशा किस फॉर्मूले से निकालूंगा, एच रो जी। आया समझ में, ये क्या आएगा, एच रो जी। ये NCERT के अंदर का पॉइंट है, मैंने ये अलग से बताया है, आपके अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट में क्वेश्चन में NCERT ओरिएंटेड, स्टेट बोर्ड में नहीं है।
मगर इसी का सहारा लेकर मैंने आगे का बात जो है वो प्रूफ किया। अब इमेजिन ये कर लो कि ये जो वाटर कॉलम है इस तरह से, इमेजिन ये कर लो कि ये वाटर कॉलम इस तरह से, ये वो पॉइंट P है जो आपने लिए थे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर जो P1 है वो अब किसके बराबर हो जाएगा फिर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अरे भैया ये कहाँ पर है? ये हवा में है ना, ये पॉइंट खुला है ना, ये आपके तालाब के, ये समंदर के, जो भी कहा, कहाँ पे? सरफेस पे। मैं बोलूँगा तालाब के, समंदर के ऊपर क्या है? तो बोले खाली हवा है, यानी क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ पर प्रेशर किसका पड़ेगा? अरे बोलो भाई किसका पड़ेगा? बोलो किसका पड़ेगा? एटमॉस्फेयर का। तो अब P1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ओ भाई तो भैया अब मैं जब क्या करता हूं, प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट द बॉटम P2 बोले तो P के बराबर, P2 को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रेशर एट द बॉटम माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे मैं कहता हूं H rho G। इस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है गॉज प्रेशर, सॉरी इसको क्या कहते हैं हम लोग? गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? गॉज प्रेशर। प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ द ओशन या डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, माइनस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। या सिंपल डिफरेंस इन प्रेशर को गॉज प्रेशर कहा जाता है। डिफरेंस इन प्रेशर को क्या कहता है? गॉज प्रेशर। अब अगर मैंने इधर लेके चले गया तो P इज इक्वल्स टू H rho G प्लस PA, मतलब प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, बोलो भैया क्या? प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। बोलो फिर से क्या? प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब कुल मिला के प्रेशर कितना उस पर? तो भैया जो अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो उस पर पानी का प्रेशर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर पड़ रहा है। तो वो तुमने जो निकाले थे थोड़ी देर पहले वैल्यू कि तुम 1 किलोमीटर में जाएंगे तो इतना प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ पानी का प्रेशर था। अब उसमें और ऐड कर डालो एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब इमेजिन करो भाई क्या होगा, है ना, कितना प्रेशर होता होगा। मगर एक बात है, हमको एटमॉस्फेयर प्रेशर झेलने की आदत है, एटमॉस्फेयर प्रेशर झेलने की आदत है। तो हमको सिर्फ मायने क्या रखता है? वाटर कॉलम का प्रेशर हमारी बॉडी के लिए। हम वही देखते कि हम लोग देख कितने से बढ़ गया प्रेशर, जब गहराई में जाते कितने से प्रेशर बढ़ गया, तो हम देखते कितनी गहराई में है तू भाई। अच्छा वहाँ पानी की डेंसिटी क्या? एक और बात बता दूँ, खास बात, सोने पे सुहागा। हम जो प्रेशर का फॉर्मूला वैल्यू निकाले थे ना, वो प्योर वाटर का है। समंदर के पानी में नमक होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब क्या? प्रेशर और बढ़ गया, है ना। समझ में आया? तो भैया जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। फिर से बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, वो क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दूं तो वो क्या कहलाएगा फिर? गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो तो वो क्या कहलाएगा? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G। बोलो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G। बोलो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G। H स्टैंड फॉर हाइट ऑफ कॉलम, वाटर कॉलम, rho स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर, और G बोले तो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵, मगर अप्रोक्सीमेशन में हम उसको लेते हैं 10⁵। आई बात समझ में? अब आगे का पार्ट हम लोग लेते हैं कल।